अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त हीट वेव के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लू है, हब्स है, गर्मी है और पारा रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन हम सियासी मैदान में भी देख रहे हैं। अब जबकि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत उधर लंदन में मौजूद है, मुशावरत का सिलसिला जारी है। इस पर बहुत तनकीद की जा रही है कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने फ़ैसले करने में आज़ाद नहीं हैं और इस मकसद के लिए उन्हें ये गैर मुनासिब दौरा करना पड़ा। तो दूसरी तरफ हम ख्वाजा आसिफ की ज़ुबानी एक ऐसी स्टेटमेंट देख रहे हैं जिसने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं मुस्लिम लीग नून में पाई जाने वाली सोच के हवाले से। फिर आज आसिफ अली जरदारी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भी बहुत सी बातें, बहुत से बयानात। लेकिन सबसे सर फहरिस्त सेठी साहब, जो सवाल आपके सामने हम रखना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून की एक इंतहाई ज़िम्मेदार शख्सियत ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि अब पाकिस्तान में एक अहम मनसब पर भी फायज है, उनकी जानिब से ये कहना कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इंतखाबात करवा दिए जाएं, ये क्या पैगाम दे रहा है? इससे इसका मुराद टेस्ट करना है पानियों को, उनकी गहराइयों को? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब तो आज ये कह रहे हैं कि इत्तेहादियों से मुशावरत और इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। क्या मैसेज देना मकसूद था ख्वाजा आसिफ का? देखिए, ख्वाजा साहब वक्तन फ़वक्तन टीवी इंटरव्यूज़ देते हैं और वहाँ कुछ कभी ना कभी नहीं, हमेशा कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दे देते हैं। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ जो हो वो एक्चुअली आए, मतलब इम्प्लीमेंट हो जाए। उनके ख़यालात होते हैं और वो अब ख़यालात जो हैं, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ख्वाजा आसिफ के ख़यालात नहीं हैं। इस किस्म के ख़यालात, इस किस्म की सब्जेक्ट के ऊपर और लोगों ने भी बातें की हैं। अब अभी हाल ही में इसहाक डार साहब कह रहे थे कि अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं। उससे उनका फिर ये पूछा, आपने पूछा, कल ही मुझे पूछा कि इसहाक डार साहब कह रहे हैं अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं। तो मैंने उसका जवाब ये दिया था कि उनका ये कहना है, मतलब उनका ये था कि इलेक्शन कमीशन कहती है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। तो क्योंकि वो आपको याद है उनका बयान आया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि 6-7 महीने चाहिए उनको ये सारी चीज़ें मसले हल करने के लिए। मगर उसके बाद एक और बयान भी आया था कि ये जनवरी तक ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज डिलिमिटेशन भी करनी है। बहरहाल उन्होंने कहा था कि अक्टूबर तक हम तैयारी कर सकते हैं। तो एक तो ये हवाला है कि हाँ, अगर इलेक्शन होने ही हैं और अगर ये फ़ैसला होता है कि जल्दी इलेक्शन होने हैं तो फिर अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते, अक्टूबर में हो सकते हैं। मगर अगर अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं तो फिर और उसका तल्लुक़ अब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये लिंक कर दिया है कि क्योंकि नवंबर में आर्मी चीफ साहब की एक नया आर्मी चीफ अपॉइंट होना है, तो जाहिर है कि बेहतर यही होगा कि उस वक़्त एक नए इलेक्शन के ज़रिए एक हुकूमत आए जो कि फिर वो फ़ैसला करेंगे। और आपको पता है अभी ये आर्मी चीफ़ का जो मसला है अपॉइंटमेंट का, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा है हर प्राइम मिनिस्टर के लिए। और जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो सोचता है कि मैं चुन के किसी को लगाऊंगा, को हैंड पिक करूंगा। तो पता यही चलता है कि जिसको वो हैंड पिक करते हैं वो आखिर में वो उनके ख़िलाफ़ ही कोई कार्रवाई करते हैं, उनके हक़ में नहीं करते, और अपनी आज़ादी दिखाने के लिए अपने इदारे को, और वो अंडर प्रेशर इदारे से आ जाते हैं और फिर वो किसी का साथ नहीं देते, वो अब इदारे का साथ देते हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा ऐसे किया और 3 दफ़ा ही मतलब एक मसले बन गए थे, क्योंकि आर्मी चीफ ने एक ख़ुद मुख्तारी इख्तियार की थी अपने इदारे के लिए और इदारे को उसने प्रोटेक्ट किया। तो अब ये फिर मसला आ गया है कि जी अब नवंबर में एक नया आर्मी चीफ बनना है। मगर इस दफ़ा जो कंट्रोवर्सी चल रही है, छुपाने की कोई बात नहीं है, ये हर जगह पे ये बात हो रही है कि जो नया आर्मी चीफ है वो कोई भी हो सकता है। मगर अपोजिशन को, PDM को ख़ुसूसन एतराज़ है एक कोर कमांडर के ऊपर, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने बहुत भरोसा किया था, और उन्हीं की अपॉइंटमेंट के ऊपर ही कुछ और ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स के ऊपर भी मसले बने। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। तो इसलिए ये चीज़ की अहमियत बन गई है कि इलेक्शन नवंबर से पहले होते हैं या नवंबर के बाद होते हैं। अगर नवंबर से पहले होते हैं तो इलेक्शन के बाद अगर PDM की हुकूमत आती है या नून लीग की हुकूमत आती है या कोई कोalition गवर्नमेंट आती है माइनस इमरान खान,
तो यकीनी तौर पे जनरल फैज़ हमीद चीफ नहीं बनेंगे। और अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं इलेक्शन और कोएलिशन पार्टनर्स के साथ मिलकर उनकी हुकूमत बन जाती है, तो यकीनी तौर पे वो जनरल फैज़ हमीद को ही अपॉइंट करेंगे। तो ये अब इसलिए इसकी अहमियत बन चुकी है इस बात की कि इलेक्शन अक्टूबर में हो और अगला आर्मी चीफ जो है वो अगली इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो उसका फ़ैसला करे। मगर दी अर्लीस्ट दैट कैन दी इलेक्शन कैन टेक प्लेस इज़ इन अक्टूबर, ये उनका कहना है। तो मैं नहीं समझता कि ये वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगी। और मेरा ख्याल है आगे हम आज जब हम बाकी बातें डिस्कस करेंगे तो उसमें ये वाज़े हो जाएगा कि PDM का मौक़िफ़ क्या है। अभी जरदारी साहब ने भी खूब बात की है और भी बातें हो रही हैं, यहाँ लंदन में हो रही है। आप सवाल पूछें, मैं जवाब देता हूँ। हम ये देख रहे हैं कि जो PDM की क़यादत नाम लेती रही है माजी में, और अभी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, बयान दे दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ुमानी अंदाज में बात की जाती है, इशारों किनायों में। और हम ये जानते हैं कि बिटवीन द लाइंस जो बात की जाए उसका ज़्यादा असर होता है, चहमगोइयाँ ज़्यादा होती हैं। और DGISPR के स्टेटमेंट का या उनकी जानिब से जो कहा गया, दरख्वास्त की गई कि मत घसीटा जाए, उसका अभी तक नोटिस लेता हुआ हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। फवाद चौधरी साहब ने कल के जलसे में एक ज़ुमानी बात की और उन्होंने डाकुओं और चौकीदारों का तस्करा किया। वो क्या कह रहे हैं वो सुनवाएंगे। इस घर के ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया, और जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूं। जनाबे वज़ीर आज़म चौकीदारों से जेलम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो, इलेक्शन कराओ इस मुल्क के बहरान का ये वाहिद हल है। अगर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क के लाखों लोग तो तैयार है मामलात अपने हाथ में लेने को। ये चौकीदार का फर्ज कब से हो गया सेठी साहब इलेक्शन कराना? फवाद चौधरी साहब किसे किसे मुखातिब कर रहे हैं? देखिए, जाहिर है कि पहले जनरल बाजवा को वो मतलब इमरान खान साहब किस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे और उनकी वोकैबुलरी के अंदर जानवर और इस किस्म की चीज़ें भी आती रही हैं, और उसके बाद भी अब चौकीदार बना दिया है आपने उनको। अब मगर दिलचस्प बात यह है, कहते हैं कि जब डाकुओं ने हमला किया तो उस वक्त चौकीदार न्यूट्रल हो गए। ये तस्लीम ये नहीं होना चाहिए था, चौकीदार को घर को डिफेंड करना चाहिए था। तो अगर ऐसी बात है तो आज घर में चौधरी फवाद तो नहीं है, आपके घर में शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, तो फिर चौकीदार को डिफेंड करना चाहिए ना शहबाज शरीफ को। मगर चौकीदार तो डिफेंड नहीं करता शहबाज शरीफ को, वो तो फिर अभी भी न्यूट्रल है। तो अब ये देखिए ना, ये अपने लिए एक असूल बना लेते हैं, दूसरों के लिए उसको तस्लीम ही नहीं करते, बिल्कुल उड़ा के रख देते हैं। तो अगर उनके लिए चौकीदार न्यूट्रल हो गया था तो आज शहबाज शरीफ साहब के लिए भी न्यूट्रल है। और अगर उस वक्त उन्होंने फवाद चौधरी और इमरान खान का घर को डिफेंड नहीं किया चौकीदार ने, तो अब वो इमरान खान शहबाज शरीफ साहब के घर को क्यों डिफेंड करेंगे? वो अभी भी न्यूट्रल है। मगर अब ये कहते हैं कि चौकीदार जाके इलेक्शन करा रहे। भाई, कोई चौकीदार इलेक्शन कमिश्नर है? चौकीदार का काम ये नहीं है इलेक्शन कराना। चौकीदार का काम है कि रियासत को महफूज रखना और रियासत को बचा के रखना। और जिस किस्म का इंतशार चौधरी साहब बनाने जा रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं, तो उसी किस्म के इंतशार से बचाना है चौकीदार का काम। ये है कि लड़ाई झगड़े ना हो और दुश्मन जो है 5th जनरेशन वॉरफेयर इस्तेमाल करके आर्म फोर्सेस को कमज़ोर ना करे, चौकीदार को कमज़ोर ना करे। तो चौकीदार तो मुल्क का चौकीदार होता है, किसी सियासी जमात का तो चौकीदार नहीं होता ना। मुल्क के अंदर तो बहुत सी सियासी जमातें होती हैं। तो ये चौकीदारी मुल्क की करता है, उसकी दिफा करता है, उसके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। ये नहीं कि एक सियासी जमात को लेके आए और उसको बैठा के रखे और अगर कोई और आना चाहे तो उसको कहे शू 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 शू। ऐसे नहीं होता। तो चौधरी साहब जो है ये बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स लेके बैठे हुए हैं, जो दिल पे आता है वो बात कर देते हैं। तो कोई चौकीदार का रोल नहीं है इलेक्शन कराना या करना, ना उसके अंदर दखल देना। ये बिल्कुल गलत है, ये आइन के मुताबिक नहीं है ये। ठीक है, हम अभी तक तो यही देख रहे हैं कि एक जलसे में जो बात की जाती है नेक्स्ट में उस पर यू टर्न लिया जाता है। जैसे मीर जाफ़र और मीर सादिक वाली स्टेटमेंट पे इमरान खान साहब ने लिया, फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं क्या वो उस पर यू टर्न लेंगे या नहीं। शेख रशीद साहब ने यह कह दिया कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता इमरान खान साहब से बात नहीं हो सकती किसी की भी। वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और बातचीत के इम्कानात कहाँ तक हैं ताकि इस तपिश को कम किया जा सके? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। लंदन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों का इजलास, लेकिन ये इजलास एवन फील्ड पे नहीं हो रहा। इससे पहले जो मेल मुलाकातें होती थी वो एवन फील्ड पे ही होती थी और अब
जो इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी वीडियोस भी सामने आ रही हैं, जिसमें सब हिशाश पिशाश दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब अपने भाई से मुलाकात कर रहे हैं पूरी ताज़ीम के साथ, वो फुटेज भी दिखाई जा रही है। लेकिन सिटी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था शहबाज शरीफ साहब की आमद के मौके पर एवन फील्ड के बाहर एहतजाज का। उसी खौफ के पेश नज़र ये इजलास कहीं और मुनक्किद किया गया? नहीं, मैं कल मेरी मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में, और मेरे सामने होते मौजूदगी में ही ये डिस्कशन हो रही थी कि फ़लाने होटल में ये करना है, कितने लोग आएंगे, हम लोग कितने होंगे, ये होगा वो होगा, जगह बड़ी होनी चाहिए। तो ये उनका ना, उनके दफ्तर में इतनी बड़ी जगह है कि इस किस्म का इजलास किया जाए, और अकूस्टिक्स भी ठीक हो, साउंड भी ठीक हो वगैरह, ना उनके अपने फ्लैट में एवन फील्ड में। मैं वहाँ भी गया हुआ हूँ, वहाँ कोई ऐसी बड़ी जगह नहीं है जहाँ आप 10-15 बंदे बैठा दें और एक राउंड टेबल बैठा दें और ऐसी चीज़, वो मुश्किल है। तो ये तो पहले दिन से यही फ़ैसला था कि किसी होटल में होगा, और मुझे नहीं पता किस होटल में ये हुआ है, मगर ये डिस्कशन मैंने सुनी थी, और इसमें कोई एवन फील्ड या इस किस्म की या कोई धमकी आई है या ऐसी कोई बात नहीं हुई वहाँ। तो ये तो एक लॉजिस्टिकल इशू था, खाने का इंतज़ाम करना था, ये करना था, वो करना था, तो इसलिए फिर मेरा ख्याल है ब्रेक भी होती है ड्यूरिंग सच लॉन्ग कॉन्फ्रेंसेस, तो लाउंज की भी ज़रूरत होती है एंड सो ऑन। तो ये तो पहले दिन से यही फ़ैसला था कि किसी होटल में होगा। तो आपकी मुलाकात में चिड़िया की खबर क्या है, आपकी खबर क्या है, क्या होने जा रहा है इस मुलाकात के बाद? नहीं, देखिए, ये मैंने देखा है, पढ़ा है मैंने, अखबारों में भी सुना भी है कि लोग कह रहे हैं जी कि ये क्या हुआ कि काबीना उठ के लंदन चली गई। तो ये पर नवाज शरीफ साहब हुकूमत चला रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब हुकूमत चला रहे हैं, इस किस्म की बातें मैंने सुनी हैं। मुझे हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है। देखिए आयशा, नवाज शरीफ साहब इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी, ठीक है, एंड वोट जो नून लीग को मिलता है वो नवाज शरीफ साहब को की वजह से मिलता है, किसी और की वजह से नहीं मिलता। और तीसरी चीज़ ये है कि पीडीएम भी जो है वो नवाज शरीफ साहब को लीडर एक्सेप्ट करती है, एक्चुअली द लीडर ऑफ द पीडीएम। एंड तो पहले भी ये कॉन्फ्रेंसेस होती रही, पहले भी नवाज शरीफ साहब जो थे अपनी सीनियर पार्टी लीडर्स को बुलाते थे। तो ये नून लीग की ये लोग थे, ये काबीना इसमें सारे वो नहीं थे जो कि काबीना का हिस्सा है, इसमें ऐसे लोग भी थे जो काबीना का हिस्सा नहीं है, ये नून लीग की लीडरशिप थी। तो उन्होंने अपनी पार्टी को बुलाया था टू डिस्कस कि उनकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। और मैं ये आपको बता दूं कि इसमें कोई गैर मुनासिब बात नहीं है, ये पहली दफ़ा भी नहीं है ऐसे कि पहली दफ़ा हुआ हो, और ये पूरा हक़ है उनका और शहबाज शरीफ साहब का कि वो आपस में मिल के मशावरत करें। और जैसे मैंने कहा, ये जूम के ऊपर ऐसी बातें नहीं होती, ये बहुत सी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, और जहाँ काफ़ी खुल के बात करनी पड़ती है, और बड़े इंटरेस्टिंग और सीरियस किस्म के संजीदा इश्यूज़ हैं जो मैं आपको बताता हूँ अभी कि क्या वहाँ कौन से इश्यूज़ डिस्कस हो रहे हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा कौन क्या लाइन लेगा, मगर वो मुझे पता भी नहीं है, और कुछ पता भी है तो नहीं बताऊंगा। वो जब वो ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी तो पता चलेगा किसने क्या कहा या क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया। तो इसलिए ये कोई गैर आइनी या गैर ज़रूरी कदम नहीं उठाया शहबाज शरीफ साहब ने। और फिर काफ़ी अरसा हो गया था उनकी अपनी मुलाकात नहीं हुई थी, आपको पता ही है, अपने भाई साहब के साथ। तो अच्छा मौका था ये बात करने का। तो ये जो तनकीद थी ये तो जायज़ नहीं थी। आगे आइए आपके, अब बातें क्या हुई। बात देखिए ना, अच्छे खासे सीरियस इश्यूज़ इस वक्त कन्फ्रंट कर रहे हैं पीडीएम को और नून लीग को, और दोनों अलग हैं। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अभी आपने सुना ज़रदारी साहब ये कह रहे थे कि उनकी बातचीत हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, ठीक है। अच्छा, मेरी इतला के मुताबिक ज़रदारी साहब ने जो बात यहाँ कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिल्कुल वही उसी किस्म की बात मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुई, और मेरा ख्याल है इत्तफाक भी आपस में था। अच्छा, क्या इत्तफाक था? इत्तफाक यही था कि कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं वो करनी है, उसके बगैर फ़ायदा कोई नहीं यहाँ आने का। हम इसीलिए आए थे ताकि अगली इलेक्शन रिग ना हो सके और गड़बड़ ना हो, और इसीलिए निकालना भी ज़रूरी था इमरान खान को, नहीं तो वो रह जाते तो बहुत कुछ हो जाता। तो इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसको निकालना है, फिर देखेंगे आगे क्या करना है, मगर इसको निकालें तो सही। अब ये है कि आगे कैसे बढ़ना है। और अब आप देखिए किस किस्म के प्रेशर्स आ रहे हैं। एक तो इमरान खान कह रहा है
कि मैं आपको उड़ा के रख दूँगा अगर आप इलेक्शन नहीं करेंगे। और चौधरी फवाद जो है वो जनरल बाजवा को और आर्मी को कह रहे हैं इंटरवेंशन करें आप, बेसिकली यही इंटरवेंशन करें और इलेक्शन कॉल करवाएं। अरे भाई वो कैसे कॉल करवा सकते हैं इलेक्शन? इलेक्शन कॉल करना तो प्राइम मिनिस्टर का हक होता है और किसी का हक नहीं होता। जैसे इमरान खान साहब को ये हक दिया गया था और उनसे कहा गया था कि आप इलेक्शन कॉल कर लें, और जब उन्होंने इनकार कर दिया इलेक्शन कॉल करने से तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उनके खिलाफ। तो अब बात यह है कि या तो इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके इस गवर्नमेंट को प्रेशर में लाएं, जो कि वो कर नहीं सकते, उनके पास वोट्स ही नहीं है, वो तो रिज़ाइन करके बैठे हुए हैं। अब वो सड़कों पे आ गए हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है किसी गवर्नमेंट को निकालने का। अगर ऐसे हो जाए तो फिर तो कल को लबायक वाले भी पहुंच जाएंगे निकालने के लिए गवर्नमेंट को, और लोग भी आ सकते हैं इकट्ठे करके, ताहिरुल कादरी भी पहुंच जाएगा। डर ना करने, ये तो इनके लिए क्या मसला है 50,000 बंदा इकट्ठा करके लॉन्ग मार्च करना, कोई मसला नहीं है। मगर क्या ये आईनी तरीका तो नहीं है ना। आईनी तरीका तो पार्लियामेंट के अंदर आप काम करें, वहाँ आप एहतजाज करें, मीडिया के ज़रिए आप करें, मगर ये नहीं कि आप तोड़ फोड़ करें और लॉन्ग मार्चेस करें और धरने करें। ये पहले भी कामयाब नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। बाय द वे लेट मी टेल यू, अब भी नहीं होगा। अगर ये करते भी हैं तो ये कामयाब नहीं होगा। मगर ये कहना कि आर्मी को इंटरवेंशन का कहना कि आर्मी इंटरवीन करे, ये पहले भी धरने के दौरान भी इमरान खान ने ये कोशिश की थी और अब फिर ये उसी रास्ते पे तुले हुए। बड़े अफसोस की बात है कि आइन की तो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, दिन हर रोज़ ऐसे ही करते हैं। अब आइए आप आगे बात के वहाँ ये जो मीटिंग्स हो रही हैं यहाँ क्या डिस्कशन में है। मेरा ख्याल है 2-3 मौजू हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होगी। एक तो यही मौजू होगा जो कि आपने छेड़ा कि जी इलेक्शन होनी है, कब होनी है, कैसे होनी है, उससे पहले कौन से रिफॉर्म्स होने हैं, कितनी देर लगेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा इशू ये है कि ये IMF का जो प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या आवाम के ऊपर और बोझ डालना है कि नहीं डालना, इसको साइन करना है कि नहीं साइन करना, इलेक्शन से पहले करना है, इलेक्शन के बाद करना है, कौन करेगा, ये सारी बातें भी जाहिर है ये इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। यहाँ भी 2 मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ नून PDM के अंदर, PDM पे तो नहीं, मैं समझता हूँ नून लीग के अंदर, PDM के अंदर तो एक ही मौक़िफ़ है कि जी इलेक्शन हमने अभी नहीं कराना, और इलेक्शन तो हमारा तो 1.5 साल का हमने रहना है यहाँ। और जहाँ तक IMF की बात है कि अगर हमने 1.5 साल रहना है तो फिर IMF के साथ भी बातचीत करनी चाहिए हमें, और जो भी साइन करना है वो साइन करना चाहिए, अगर मुश्किल फ़ैसले करने हैं तो करने चाहिए। मगर फिर दूसरी तरफ ये चीज़ है कि अगर आपने जल्दी इलेक्शन की तरफ जाना है तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जल्दी इलेक्शन की तरफ आपने जाना है क्योंकि इमरान खान प्रेशर डाल रहा है और वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है कि आप धक्का लगाएं और करवा दें। तो फिर अगर वो सूरत हाल बन जाती है किसी स्टेज पे, खान साहब कामयाब हो जाते हैं डिस्टेबलाइज करने में, तो फिर ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं इकॉनमी के बारे में, वो जिसके ज़रिए आवाम के ऊपर बड़ा बोझ पड़ेगा, तो ये करने की क्या ज़रूरत है? फिर ये तो ऐसे है जैसे कि पहले आप मुश्किल फ़ैसले करें, अपनी बदनामी करें और फिर आपकी छुट्टी कोई करवा दे और आप आवाम के पास जाएँ, और हम क्या कहेंगे आपके आवाम के पास जाके कि हमने तो ये बड़े मुश्किल जो आपके ऊपर वोट डाल दिया और अब हमारी छुट्टी होगी है, मेहरबानी करके हमें माफ़ करते हैं और हमें वोट डाल दें। सेठी साहब, इतने सवाल हैं, इतने बखेड़े हैं जिनका आपने तस्करा किया, और इससे ख्वाजा आसिफ की बात सही लगती है कि उन्होंने बहुत बड़ा सियासी रिस्क लिया है ये चेंज लाकर, और वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी ने धक्का नहीं दिया बल्कि हमने खुद ये छलांग लगाई है। तो जो भी है अभी ये आ गए हैं तो उन्होंने बड़े फैसले, मुआशी फैसले करने होंगे। 190 से ऊपर जा रहा है डॉलर और स्टॉक मार्केट भी रोज़ बरोज़ गिर रही है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इमरान खान साहब अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं। 20 तारीख को वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं और उससे पहले वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन अनाउंस करें एट एनी कॉस्ट। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब के तवस्सुत से उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि पहले आप इलेक्शन अनाउंस करें, उससे पहले इमरान खान साहब से किसी की कोई बात नहीं हो सकती। क्या बैकडोर कोई राब्ते किए जा रहे हैं इमरान खान साहब को राम करने के लिए, या ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट है वो भी इमरान खान साहब को नरम करने, राम करने की कोशिश हो सकती है कि हम इलेक्शन पहले करवा देंगे? देखिए कौन इलेक्शन पहले करवाएगा? एस्टैब्लिशमेंट करवाएगी इलेक्शन। बात तो वही आ जाती है ना कि ये गवर्नमेंट तो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, ये तो चाहती है कि आप पूरा टर्म कंप्लीट करें अगले साल तक। तो अगर कोई इनको हिलाएगा तो वो तो इस्टेब्लिशमेंट ही हो सकती है, इमरान खान तो हिला नहीं सकता। अगर इसको इस्टेब्लिशमेंट हिलाती है तो फिर इनको भी एहसास होगा इस बात का। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि राब्ते तो ज़रूर होंगे, बिकॉज इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना चाह रहा है
और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप मेहरबानी करके अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। अब यहाँ आके मसला बन गया। इमरान खान साहब धमकियाँ दे रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को धमकियाँ दे रहे हैं कि इनको निकालो। तो अब ये अब कह रहे हैं कि नहीं करोगे तो मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। तो अब देखना ही है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट हिल जाती है इससे या नहीं हिलती, या क्या इस घर की चौकीदारी करेगी या नहीं करेगी। अब बात यह है कि चौकीदारी ना करे, न्यूट्रल रहे, मगर बात यह है कि जब इमरान खान साहब हमला करेंगे घर के ऊपर, कहते हैं मैं 10 लाख लोग लेके आऊँगा, 10 लाख लोग ला के हमला करेंगे तो फिर न्यूट्रल तो नहीं रह सकते ना आप। फिर उस हमले को तो पसपा करना होगा ना। पीडीएम ने तो कोई ऐसा हमला नहीं किया था, कोई लॉन्ग मार्च नहीं की थी आपको गिराने के लिए। उन्होंने तो पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ करना था किया था। आप तो सड़कों पे ला रहे हैं, आप तो तशद्दुद की तरफ जा रहे हैं, आप तो इस किस्म की खूनी धमकियाँ दे रहे हैं। तो इसलिए ये जब ऐसी बात होती है तो रियासत ख़तरे में आ जाती है, फिर रियासत के जो इदारे हैं उनको हरकत में आना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब बड़े ख़तरनाक मोड़ पे मुल्क को ले जाना चाह रहे हैं। अगर ये धरने शुरू हो गए और ये लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तो मैं ये आपको बता दूँ, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स और वो लोग जो समझते हैं कि शायद उनका आना बड़ा ज़रूरी है एक दफ़ा वापस, 2 बातें मैं कह दूँ आपको कि ये 4 साल में इमरान खान साहब मईशत को और मुल्क को जिस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया है, एक तबाही के मोड़ पे, तो क्या आप चाहेंगे कि ये वापस आएँ और फिर इसी तबाही को और आगे बढ़ाएं और जो रह गया वो भी ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर ये लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं तो IMF तो नहीं आई ना गिरा, ना सऊदी अरेबिया आपको कुछ ढेला देगा, ना IMF कुछ देगी, आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। और इस लड़ाई झगड़े के अंदर, मार कुटाई के अंदर आप इलेक्शन में चले गए, 4-5 महीने आपके ज़ाया हो जाएंगे। कौन साइन करेगा IMF के साथ, कौन वो मुश्किल फ़ैसले करेगा, कोई भी नहीं होगा करने के लिए। तो उस वक्त तक तो ये श्रीलंका की से भी बुरी हालत हो जाएगी। तो बात यह है कि ये मैं नहीं समझता, मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि ये कोई वक्त है इलेक्शन करवाने का, और ये वक्त है मुश्किल फ़ैसले करने का और फिर उनको निभाने का। ये नहीं कि मुश्किल फ़ैसले करके आपको निकाल दिया जाए और आप फिर आवाम के अंदर आपके ख़िलाफ़ एक बदअमनी सी फैल जाए कि आप तो अगर आपने ज़बरदस्ती बंदूक रख के इस हुकूमत से इलेक्शन करवानी है क्योंकि इमरान खान कह रहा है, तो फिर मेरे जैसे लोग तो ये कहेंगे आप कुछ ना करें, आप खुद ही बाहर आ जाए और आवाम को बताएं कि जी ये हमारे साथ हुआ है और ये हमें कह रहे थे कि आपके ऊपर हम ये मुश्किल किस्म के हालात के ऊपर आपके ऊपर और बोझ डालें, ये कीमतें बढ़ा दें, ये कर दें, वो कर दें, हमने नहीं किया और इसलिए हमें निकाल दिया गया। तो फिर तो और भी एक बयानिया बन जाता है ना। तो ये इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को और सोचना चाहिए कि इमरान खान के ट्रैप के अंदर वो अगर आ जाते हैं तो सारा मुल्क उस ट्रैप में आ जाएगा। और मैं समझता हूँ इसी किस्म के इश्यूज जो हैं ये आज लंदन में भी डिस्कस हो रहे होंगे कि क्या करना क्या है, कौन क्या करेगा, इमरान खान अगर ऐसे करता है तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या मौक़िफ़ है इन चीज़ों के ऊपर ही। इसलिए ये सारी ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सेठी साहब, बहुत से मामलात हैं जो चल रहे हैं और देखना ये है कि वक्त आगे किसको जगह देता है, वक्त किसके पास कम है, आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत से और अहम सवाल सेठी साहब से पूछेंगे। वेलकम बैक टू द शो। एक और बात जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है वो ये कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो रेफरेंस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भेजा था वो मुस्तरद कर दिया गया है, मुनहरिफ अरकान को नाअहल करार देने का रेफरेंस। सेठी साहब, इस पर फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन को भरपूर तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि वो तो मुकम्मल ही नहीं है, उसके 2 मेंबर्स मिसिंग हैं अभी और बायस्ड फैसले इलेक्शन कमीशन देता आ रहा है, तो वो इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये अमल है उस पर फवाद चौधरी साहब का पहले बयान शामिल करेंगे और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उस पर सेठी साहब का तजिया जानेंगे। जी, नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी ही नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत के ख़िलाफ़ मुसलसल एक पार्टी बना हुआ है और इसका इजहार पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान बारहा कर चुके हैं। आज हम इस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक कानूनी जदोजहद का आगाज़ करने जा रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन ही मुतनाज़ होगा तो इलेक्शन कैसे होंगे, और उसके खिलाफ अगर कानूनी चाराजोई का आगाज़ हो गया तो फिर मामला किधर जाएगा? मुझे बड़ी हंसी आ रही है, अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। ये फवाद चौधरी और ये इमरान खान, ये वही लोग हैं जिन्होंने जब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो उन्होंने ख़त लिखा था कि आइए अब बैठ के बाकी 2 जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में 2 वैकेंसीज़ हैं पंजाब और KP की, इनको पूरा करें।
और मशावरत करें। और इमरान खान साहब ने कहा था मैं आपके साथ ये मशावरत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा। फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ रब्ते हुए, फिर उनको कहा गया कि ये करें। किसी स्टेज पे भी इमरान खान की हुकूमत तैयार नहीं थी अपोजिशन के साथ बैठ के ये 2 सीटों को भरने के लिए। आज वो दिन है, और ये रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। आज वो दिन आया कि अब कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन अधूरी है, ये पूरी नहीं है। तो अरे भाई, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? ये रिकॉर्ड शो करेगा कि आपने सोची समझी एक गेम के तहत आपने इलेक्शन कमीशन को पूरा नहीं होने दिया था। आपके इरादे नेक नहीं थे, इसीलिए आपने नहीं होने दिया ना। तो क्या इसमें मसला था कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो है वो बैठ के ये मशावरत कर लेते और एक कमेटी के ज़रिए 2 लोगों को ले आते। ये वही सिलसिला है कि इमरान खान साहब ने अप्रूव किया था राजा सुल्तान साहब को एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको आज ये गालियाँ दे रहे हैं। उस वक़्त वो क्लिप्स हैं आपके पास, खान साहब कहते थे इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट और बेहतर और गैर जानिबदार शख्स नहीं आपको मिलेगा। उस वक़्त इनके गीत गाते थे जब इनको सेलेक्ट किया था, नॉमिनेट किया था मिल के अपोजिशन के साथ खान साहब ने। और आज उन्हीं को इलेक्शन कमीशन को ये गालियाँ दे रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ कहते हैं हम मुहिम चलाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया। दफ्तर के बाहर खान साहब ने कॉल दी थी कि जी पहुँचिए सारे इलेक्शन कमीशन जहाँ जहाँ इनके दफ्तर हैं। और वहाँ क्या हुआ था, 15-20 लोग आए थे। लोगों ने कोई घास डाले नहीं था खान साहब को, मगर इन्होंने कुछ कसर तो नहीं छोड़ी। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जलील किया है 7 साल और नाजायज़ प्रेशर डाला है उनके ऊपर, सबको पता है इस कहानी का। तो ये तो हर स्टेज पे इलेक्शन कमीशन की तौहीन करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि आज आके ये कहते हैं जी कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके ख़िलाफ़। जब इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो ये उसको तस्लीम नहीं करते और गाली गलौच पे उतर आते हैं। तो आज ये बिल्कुल उसी किस्म की सूरत हाल हुई हुई है आज कि जी ये अधूरी है इलेक्शन कमीशन। तो बहरहाल अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा ख्याल है। अभी आप देखिएगा क्या होता है। अभी एक गवर्नमेंट है और ये रेजिग्नेशंस हैं, सो दैट मीन्स कि दे आर नॉट इन दी असेंबली। और उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है नॉमिनेट नहीं कर दिया। तो अब उनको चाहिए कि जो 2-3 वहाँ लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट्स हैं, उनमें से किसी को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना के और फ़ौरन इनको ये 2 जो सीट्स हैं इनको भरनी चाहिए। फिर पता चलेगा खान साहब को कि कैसे ये काम होते हैं। वही ज़ुबान जो खान साहब करते हैं इनको भी इस्तेमाल करनी चाहिए, फिर ही जाके इनको भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी पता चलेगा कि ये 1 साइडेड गेम नहीं है। और ये ऐसे नहीं है कि इमरान इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर और वही लीडर है और जो करेगा वो करेगा क्योंकि उसके पास स्ट्रीट पावर है। ऐसी बात नहीं है, स्ट्रीट पावर सबके पास है। तो बात ही है कि तुम्हारा ख्याल है मौलाना के पास स्ट्रीट पावर नहीं है? किस दुनिया में आप रहते हैं? आपका ख्याल है सिंध के अंदर जरदारी साहब के पास स्ट्रीट पावर नहीं है? किस दुनिया में आप रहते हैं? आपका ख्याल है पंजाब के अंदर इमरान खान और मरीम के पास नवाज शरीफ और मरीम के पास स्ट्रीट पावर नहीं है? आप किस दुनिया में रहते हैं? मगर वो उधर जाना नहीं चाहते, उसके साथ मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये अगर धमकियाँ देंगे तो फिर धमकी के साथ फिर देखना पड़ेगा कि इनके साथ क्या रवैया होना चाहिए। ठीक है, इनके साथ क्या रवैया होना चाहिए। इमरान खान साहब ना इस वक्त चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ को वो डायरेक्ट तनकीद का और कुछ को इनडायरेक्ट तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और इस हवाले से जो उन्होंने ख़त वाला बयानिया अपनाया, हमने अमेरिकी महकमा ख़ारिजा का सेठी साहब हमने एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स देखा है और उन्होंने इमरान खान साहब के बयानात को, उनके इल्ज़ामात को प्रोपेगेंडा करार दिया है, झूठ कहा है। इस स्टेटमेंट को आप कितना अहम समझते हैं? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो या कोई और, वो कमीशन को भी नहीं मानते, उससे तो उनके बयानिए से हवा नहीं निकली। लेकिन अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन का इसको प्रोपेगेंडा कहना क्या उनके बयानिए से हवा निकाल सकता है? नहीं, इनके जो लोग हैं वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इनकी जो सपोर्ट बेस है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई हकीकत को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। वो एक जज्बात के अंदर मुब्तला हैं और वो ब्लू और ब्लैक इज़ ब्लैक, वो किसी चीज़ को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। तो अमेरिका का जो भी कहे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा ना, हर छोटी छोटी चीज़ को ये उठा के और उसको एक फेक स्टोरी बना देते हैं। अब टाइम है तो मेरे ख्याल बात करते हैं ये जो अभी जो ट्रेड काउंसलर्स जो लगे हैं, जिसके ऊपर अब एकदम अभी जो पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है एक शख्स को एज अ ट्रेड काउंसलर इन इंडिया। तो हमारी एम्बेसी तो है ना, वहाँ हाई कमिश्नर नहीं है, एम्बेसीज तो है। तो वहाँ तो सब, और उसके अंदर इन्होंने शोर डाल दिया कि जी ये तजारत करने जा रहे हैं, जो मोदी का यार है वो क़तार है। यही बात है ना। तो ये सवाल तो हमने करना था, आज उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। इन्होंने उसको उठा लिया
तो उठा लिया ना, तो अब ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। बात यह है कि खुद भूल गए हैं दो बातें। एक ये भूले नहीं, याद है, जान के प्रोपेगेंडा जब करते हैं तो फिर वो बातें को याद नहीं दिलाया जाता जो आपके केस को ख़राब करती है। खान साहब खुद कॉमर्स मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, और कॉमर्स मिनिस्ट्री भी इनके कंट्रोल में थी। देयर वाज नो कॉमर्स मिनिस्टर, देयर वाज अ कॉमर्स एडवाइज़र। कॉमर्स मिनिस्टर खान साहब थे। खान साहब ने ओके किया एक समरी को कि इंडिया के साथ तजारत शुरू करनी है, और वहाँ से हमने गंदम या 2-3 चीज़ें हमने वहाँ से मंगवानी है, कॉटन मंगवानी है ये। और वो इनके जो उस वक़्त के जो मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर ये हमाद साहब हमने ये फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री की समरी मूव हुई है, प्राइम मिनिस्टर की समरी मूव हुई है, और हमने इसको अप्रूव कर दिया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। उसके बाद जब वो आई काबीना के अंदर, क्योंकि वो काबीना ने ओके करना होता है उसको, तो वहाँ किसी ने कहा होगा वो मर जावांगे जी इंडिया के नाल तुसी शुरू करने लगे हो कश्मीर, आपने तो ये कहा था वो कहा था, छोड़े हैं ये एक सियासी तौर पे हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। ये उसी किस्म की चीज़ है कि जाने से पहले एक बम छोड़ गए यहाँ, ये पेट्रोल प्राइसेस वाला। उसी वक्त भी उन्होंने कहा नहीं ये हम क्यों करते हैं, पता नहीं हम रहेंगे भी नहीं रहेंगे, हम ये कदम क्यों उठाते हैं, तो छोड़ दें इसको। तो ये भाग गए वहाँ से कि नहीं करते। अब वही सिचुएशन है। अब सिचुएशन क्या है, अब ये है, मैं नहीं समझता कि कोई तजारत होने जा रही है इस वक्त इंडिया के साथ। मेरा ये ख्याल है, हुआ ये है कि 15 ममालिक ने अपने ट्रेड काउंसलर्स इंडिया में लगाए हैं कि किसी अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के तहत, एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के तहत लोगों ने वहाँ अपने ट्रेड काउंसलर्स लगाए हैं। और उसके अंदर पाकिस्तान का भी था, वहाँ कोई ट्रेड काउंसलर नहीं था, तो पाकिस्तान ने भी नॉमिनेट कर दिया। आज नहीं कल, कल नहीं परसों किसी स्टेज पे काम हो सकता है। और वैसे भी ये ट्रेड काउंसलर्स जो हैं ये अपनी डेटा और इन्फॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करते रहते हैं, एंड ताकि जब भी हालात तजारत की तरफ जाएँ तो फिर ये बात को आगे बढ़ा सकें। तो वो तो काम जारी रहता है, ज़रूरी नहीं है कि तजारत हो नहीं रही तो ट्रेड काउंसलर क्यों, ऐसे नहीं होता। तो अब ये है कि इन्होंने ये कर दिया कि ठीक है जी हमने भी नॉमिनेट कर दिया किसी को। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई काबीना ने फैसला किया है कि इंडिया के साथ तजारत होगी। मगर मैं ये कहूँ कि अगर कल को ये फैसला करती है कि जी इंडिया के साथ तजारत होगी, तो क्या वो कहते हैं ट्रेडिंग के, अगर आपकी एम्बेसी है, आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट ऑफ नहीं किए, तो तजारत में करने में क्या हर्ज है। इमरान खान की हुकूमत ने यह कहा था कि हम तजारत नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 370 को वापस नहीं लिया जाता। मुझे याद है उस वक्त कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस वक्त कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस रिलीज इशू हुई थी आयशा, उसमें इस किस्म की कोई बात नहीं थी। उन्होंने तो उसको लाइटली लिया था। उन्होंने कहा था हम तो पहले 370 को तस्लीम नहीं करते थे, हमारा तो यूनाइटेड नेशंस वाला मौक़िफ़ है, तो ये इंडिया जो मर्ज़ी कर ले, हमारे जो मौक़िफ़ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब बात यह है कि उन्होंने तो इसको डाउन प्ले किया था, आपने इसको इतना बड़ा करके, और फिर जब आपने वक्त आया पीछे हटने का तो आपको समझ नहीं आई कि पीछे कैसे हटना है। और आप वही साहब हैं इमरान खान साहब जिन्होंने मोदी साहब जब कहा था कि नरेंद्र मोदी के साथ तो हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हो गए, जब ये इलेक्शन जीतेगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। इसका भी क्लिप है, अगर आप चाहें तो दिखा दें किसी को, नहीं तो बाद में दिखा दीजिएगा। ये भी एक हकीकत है कि खान ने ये कहा था। तो अब बात यह है कि जो इनका दिल चाहे ये कहते हैं, जो इनका दिल चाहे करते हैं। मैं समझता हूँ आज के हालात के अंदर जहाँ हमें हिंदुस्तान से सस्ती और फौरी तौर पे चीज़ें मिल सकती हैं आवाम की बेहतरी के लिए, हमें बिल्कुल करना चाहिए, हमें तजारत करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जी आपने कश्मीर का जो मौक़िफ़ है वो खो दिया है या उसको छोड़ दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही आपकी मॉरल, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो आप कर रहे हैं वो होना चाहिए। सेठ साहब, फ्यू सेकंड्स लेफ्ट, अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से आप क्या देखते हैं? मैं समझता हूँ बहुत अहम विजिट है, और बहुत ये इमरान खान साहब और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और उनके फॉरेन मिनिस्टर जो गंद डाल के आए हैं तल्लुकात के अंदर, ये अच्छा मौका है। मगर मैं ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब को कोई संजीदा एडवाइज़र भी साथ ले जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि जिस किस्म के सिचुएशन है वहाँ लैक ऑफ एक्सपीरियंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। या तो फॉरेन ऑफिस से कोई प्रो अमेरिका से मुराद अमेरिका को जो जानता है अच्छी तरह, जिसका तल्लुक़ रहा है, और उनको साथ लेके जाएं जाके, ताकि ये मसले हल करें, या किसी और एडवाइज़र को साथ लेके जाएं। बहुत से हैं, फातमी साहब को ले जाएं या हिना को भी साथ ले जाएं, कोई इसमें तौहीन नहीं है। आप साथ जाएं, पूरी टीम लेके जाएं आप। ये बहुत अहम ट्रिप है ये,
बिकॉज अगर आप अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप अगर सही तरीके से वापस आप अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ले आते हैं जो कि इमरान खान ने तबाह किए हैं, तो उसके बाद फिर आपको IMF के साथ डील करने में भी सहूलत हो जाएगी। बिकॉज फिर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो IMF को भी समझाएगी कि इतनी सख्ती मत करो, पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त पैसों की, इनको देनी चाहिए। आप अमेरिका को कुछ नहीं दे रहे, मगर आपके हक़ में है कि आपके अच्छे तल्लुकात हों वेस्ट के साथ, क्योंकि उनके साथ ही आप तजारत करते हैं और उनसे ही आप कर्ज़े लेते हैं। तो ये जो सारी एंटी अमेरिकनिज़म का ड्रामा शुरू किया हुआ है इमरान खान ने, ये इसीलिए क्योंकि इनकी दाल नहीं गली, तो इसलिए अब ये एंटी अमेरिकन हो गए। ठीक है सेठी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो दौरा एक्सपेक्ट किया जा रहा है बतौर वज़ीर ख़ारिजा अमेरिका का, उसमें क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं जो कि अचीव करना ज़रूरी है? सेठी साहब ने वो हाईलाइट कर दिए। एज अ फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये पहला इम्तिहान होगा और वो भी विद मेजर सब्जेक्ट। प्रोग्राम के हवाले से आप फीडबैक दीजिएगा, सवाल अपने भेजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।